नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं झकास भारत। मेरा नाम आदित्य है और अभी हम लोग कोविड 19 को लेकर अभी वर्तमान स्थिति को देखते हुए अभी हमारे साथ डॉक्टर विश्वास रंजन शर्मा सर जुड़ चुके हैं। कोविड 19 को लेकर हम लोग के बीच बात रखेंगे अपनी। सबसे पहला सवाल सर ये है आपसे कि कोरोना तेजी से फैलने लगा था पूरी दुनिया में। इसका इलाज, ये पहली पैंडेमिक थी इस टाइप की, तो इसका इलाज का भी उपाय नहीं था, दवाई का भी कोई उपाय नहीं था। तो सर आप लोगों ने कैसे हैंडल किया इसको? देखिए, ये जो कोरोना पैंडेमिक था, ये सच में मतलब देखिए वायरस जो फैमिली है ये तो नोन थी मेडिकल साइंस के लिए, बट कोरोना वायरस का ये वेरिएंट जो है ये हम लोग के लिए नोन नहीं था और इसके साइंस सिम्टम और हाउ टू ट्रीट दिस कोरोना ये नोन नहीं था। फिर भी मेडिकल साइंस एक रिसर्च साइंस है, तो जब ये वायरस आया, इसके लक्षण आए, तो इस पर रिसर्च हुआ और इसके लिए संभावित ड्रगों को सोचा गया। ऐसा नहीं था कि कोई भी ड्रग इसका ट्रीटमेंट था, इसका ट्रीटमेंट एक ही है, वो है वैक्सीन। तो इसमें सपोर्टिव था क्योंकि ये क्या था कि एक वायरल डिजीज था, इसका एक ड्यूरेशन होता है कि इतने दिनों के लिए वो इफेक्ट करेगा नहीं करेगा। तो पॉजिटिव होते हैं पेशेंट, कुछ होते हैं जिनका इम्यून अच्छा होता है वो खुद फाइट कर लेते हैं इसका। कुछ जिनका इम्यून अच्छा नहीं होता है उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स होते हैं, शुगर पेशेंट्स होते हैं, ऐसे पेशेंट जो भी कैंसर पेशेंट हैं जिनको एंटी कैंसर ड्रग चल रहा है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि उनका इम्यून नहीं अच्छा ज्यादा होता। बच्चों में अभी तक इसके कोई भी वैसे परिणाम नहीं देखे गए क्योंकि उनका इम्यून खुद ब खुद बहुत अच्छा होता है। तो हमने कुछ भी ट्रीटमेंट में जो हमारा मेन लाइन था, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, वो था सपोर्ट का। जैसे ऑक्सीजन की कमी होना शरीर में, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होना, उसके लिए हम क्या करते थे कि सपोर्ट करते थे। ऑक्सीजन कैसे लिया जाए, हाई प्रेशर हाई फ्लो पे ऑक्सीजन देना, वेंटिलेटरी सपोर्ट देना, बाईपेप लगाना, यही सब है। उसके अलावा फिर लंग हेल्थ को मेंटेन करना, उसके लिए फिर ड्रग दिए जाते थे, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते थे, प्रेडनिसोलोन्स दिए जाते थे। बॉडी के इम्यून को मेंटेन करने के लिए इवरमेक्टिन हुआ, जैसे जीआईटी के हेल्थ को, क्योंकि हमारे बॉडी का 70% इम्यून जो होता है वो हमारे जीआईटी से कंट्रोल होता है। तो जीआईटी के इम्यून को अच्छा रखने के लिए हमने ड्रग निकाला, इवरमेक्टिन दिया गया। ये जो भी जितने भी ड्रग दिए गए सारे सपोर्टिव ड्रग दिए गए। कोई भी ऐसा ड्रग नहीं था कि जो कोरोना का सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट हो, क्योंकि ये एक अननोन था बिल्कुल हमारे लिए। बट धीरे धीरे रिसर्च हुआ और काफी मतलब हर दिन अपडेट्स आए। हमारे देश की जो संस्थाएं, एम्स हो गए या फिर आईसीएमआर हो गया, अभी डीआरडीओ ने एक ड्रग निकाला, ग्लूकोज का जो अल्टरनेटिव निकाला। तो ये सब क्या है, ये हमने आगे रिसर्च किया और आज हम काफी बेहतर कंडीशन में है, जिसका नतीजा है कि सेकेंड वेव जो इतना काफी ज्यादा हमारे देश में त्रासदी फैला चुका है, उस पे भी अब जाकर थोड़ा बहुत कंट्रोल हो रहा है पिछले वेव से। फिर भी ये अभी भी इसका जो डाटा है पिछले वेव से आज के डेट में वो ज्यादा है, बट फिर भी इस बार कुछ कंट्रोल अब हो चुका है, ये जितने भी सपोर्ट सिस्टम थे इन सबके बदौलत। क्या तीसरी वेव भी आ सकती है क्या डॉक्टरों के अनुसार? डॉक्टरों के अनुसार नहीं है। देखिए, इतिहास गवा रहा है, जैसे आप इतिहास भी अगर पढ़े तो जितने भी महामारियां हुई हैं तो उसमें तीसरी वेव आती है। बट तीसरी वेव ऐसा बोला जाता है, मतलब आज दिन तक, अभी कोरोना के बारे में तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता है, मगर आज दिन तक ये बोला गया है, जैसे स्विस फ्लू आया और बगैर आया था, तो उसमें क्या होता है कि तीसरी वेव आती है, बट उसका जो होता है पेनिट्रेशन होता है, उसका जो इफेक्ट होता है वो हमेशा फर्स्ट और सेकेंड के कंपेयर में कम माना गया है आज दिन तक। क्यों? क्योंकि तीसरे वेव आने तक हम काफी ज्यादा कुछ जान चुके होते हैं उस डिजीज के बारे में। सब जितनी भी जागरूकता होती है इंसान में, वो मतलब एक पॉपुलेशन में वो फैल चुकी होती है। उसके अलावा हम उसके बारे में कुछ ना कुछ एक ट्रीटमेंट हमारे पास होता है। मेन देखिए, अब तीसरी वेव किसी भी आज दिन तक जो इतिहास रहा है उसमें क्या हुआ है कि तीसरी वेव आने से पहले क्या होता है कि उसका कुछ श्योर शॉर्ट ट्रीटमेंट हम लोग जानते हैं, इसलिए तीसरी वेव हमेशा आती है बट वो कमजोर होती है। इस समय भी कोरोना के स्थिति, मतलब कोरोना के केस में हम ये देख रहे हैं कि तीसरी वेव आएगी, बट उससे हम एक ही शर्त पे हम ये संभावना जता सकते हैं कि वो तभी कम होगी जब हम वैक्सीनेशन को और थोड़ा एक्सिलरेट करें। क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या आप जानते हैं कि 130 100, हाँ, तो इतने ज्यादा है, तो वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो काफी नहीं है आज हमारे देश में।
इसको बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसको तेज करें, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक सॉल्यूशन है जिसके थ्रू हम इस कोरोना के संक्रमण के चैन को तोड़ सकें। और दूसरी बात की पर्सनल हाइजीन हो गया, जैसे कि पोस्ट कोविड इफेक्ट्स दिख रहे हैं, ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस, तो पर्सनल हाइजीन वगैरह मेंटेन करना, और ये सब इन सब के थ्रू हम तीसरे वेव के बारे में ये कर सकते हैं अंदेशा कि शायद वो इन दो वेवों से कम उसका पेनिट्रेशन रहेगा और वो कम इफेक्टिव रहेगा। सर आपने व्हाइट फंगस ब्लैक फंगस के बारे में कहा, तो व्हाइट ब्लैक फंगस कैसे हो जा रहा है ये? देखिए, बॉडी जो होता है, अब जब हम कोरोना का ट्रीटमेंट देते हैं तो देखिए कोई भी ट्रीटमेंट हम जब देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, ये सब देते हैं, तो बॉडी का क्या होता है कि इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो जाता है, बॉडी थोड़ा सा इम्यून उसका सप्रेस होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि फंगस जो है वो पूरे मतलब कि हम हमारे आसपास में कोई भी चीज आप ब्रेड रख देते हैं, फल रख देते हैं, तो उसमें देखते हैं खुद ब खुद लग जाता है। तो जहां भी, और हमारा जो म्यूकोसल लाइनिंग डिफेंस है हमारे पूरे श्वसन तंत्र का, आप जो बोलते हैं नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है और नाक में हम जाते हैं तो मैक्सिलरी साइनस वगैरह होता है, तो वहां का जो म्यूकोसल लाइनिंग होता है, बार बार हाई फ्लो ऑक्सीजन लेते हैं, बार बार स्टीम इनहेलेशन लेते हैं, और आजकल इंडिया में मतलब बहुत तरह की चीजें हैं, लोग नाक में कुछ भी डाल रहे हैं, नींबू का रस डालते हैं या कुछ भी डालते हैं, तेल डाल देते हैं। तो देखिए तेल डाल लिया है, उसमें उसकी प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, तो वो क्या होता है कि म्यूकोसल लाइनिंग जो वहाँ की है उसको डिस्टर्ब करती है। हमारे देश का जो हमारे बॉडी का जो होता है वो एक लाइनिंग होता है, प्रोटेक्ट फर्स्ट लाइन डिफेंस होता है, जिस जो बिल्कुल ऊपर के सतह पे होता है, उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वहां डेड सेल क्रिएट होने लगता है, उस पे ही फंगस ग्रो करता है। और इस कारण से ही, और ये हमारे सिर्फ पर्सनल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं करने के कारण, इन सब कारणों से होता है। और इस कारण से इंडिया में देखिए कि ये केस ज्यादा देखे गए हैं, और किसी देश में ऐसा कोई केस नहीं देखा गया। इंडिया में इन सब कारणों से ये केस मिल रहा है। वेरिएंट भी देखने को मिला है, इंडिया का वेरिएंट अलग, कई देशों का वेरिएंट अलग अलग दिखाई दिया। हाँ, ये तो देखिए वायरस है, वायरस किसी भी तरह का हो, उसके पास एक कैपेसिटी होती है कि अपना जेनेटिक मेकअप जो होता है उसका, वो बार बार वो चेंज कर सकता है। तो कोरोना में वेरिएंट इसीलिए देखे गए क्योंकि वो उसका अपना, वो एक समझिए उसका अपना डिफेंस है कि वो अपने अगेंस्ट जो बने वाले एंटीबॉडी थे उनको धोखा देने के लिए अपना वो प्रारूप चेंज करता है। सर अगला सवाल रहेगा ये कि कोविड जो हो रहा था तो लोग कोई घरों में भी रहते थे, कोई हॉस्पिटल चले जाते थे, तो सवाल ये है कि जब कोविड होता है तो हॉस्पिटल जाना सही है, घर में रहना सही है? सर ये सवाल लगातार पूछे जा रहे थे। हाँ, ये बिल्कुल आपका पूछना सही है, ये मैं मेरे भी जितने सज्जन होते हैं वो मुझसे पूछते हैं। इसके लिए देखिए हमारे देश में मतलब जो एम्स है वो हमेशा एक गाइडलाइन निकालती है कि आपको कब हॉस्पिटल जाना चाहिए, आप कब घर पे होम आइसोलेशन में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उसका एक पैमाना है, पैमाना ये है कि हमें अपने ऑक्सीजन सेचुरेशन को मॉनिटर करना है। रूम एयर पे, आप जो वायुमंडल में है एयर, उसमें उस पे अगर आप बिना किसी सपोर्ट के आप ले रहे हैं सांस और आपका सेचुरेशन 92 एबव है, मोटा मोटी मानिए 94 एबव है, तो आपको घर में ही मतलब आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जो भी सपोर्टिव ड्रग है आपका। मतलब फीवर जो है वो 5 दिन से ज्यादा नहीं है, फीवर बहुत ज्यादा हाई ग्रेड नहीं है, या उससे रिलेटेड और भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होता है, ऑक्सीमीटर से आप लोग हर कोई नाप रहा है आज के दिन में, वो जब 92 या अलार्मिंग हो जाए 94 93 और कंडीशन पेशेंट की देख के ऐसा लगे कि नहीं ये बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं, तो उन वैसे मरीजों को तुरंत में हॉस्पिटल की तरफ मूव करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि इसमें कब ये फॉल शुरू हो जाएगा, तो फिर जब ज्यादा कम हो जाए 92 से बिलो चला जाए तब हॉस्पिटल जाएं, तो उस समय क्या होता है कि एक पैनिक क्रिएट हो जाता है। क्योंकि आप हॉस्पिटल गए, मान लिया 2 घंटे लग गए, 3 घंटे लग गए, आज के डेट में जो कंडीशन है हर जगह बेड की किल्लत थी, तो उसमें हम ये बोलना चाहूंगा मैं कि तो आप 94 93 अगर आपका जा रहा है तभी आप हॉस्पिटल की तरफ मूव कर जाओ, और आपको ऐसा लगे कि नहीं कंडीशन सुधर नहीं रहा है, बिगड़ रहा है, तो
आपको मूव कर जाना चाहिए हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि उन्हें सीरियस ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने वाली है। अगर लोग घर में रह जाते हैं, अपना ट्रीटमेंट घर से ही करना चाहते हैं, तो घरेलू क्या उपाय हो सकता है सर? घरेलू इसमें देखिए यही उपाय हो सकता है कि जो देखिए ड्रग ट्रीटमेंट जो है वो तो आपको लेना ही है, हाइजीन मेंटेन करना है। अगर ऑक्सीजन लग रहा है कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो ऑक्सीजन सिलेंडर भी घर पे आप रख सकते हैं। बाईपेप मशीन एक छोटी मशीन होती है, उसे भी अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो शहरी क्षेत्र में बाईपेप मशीन भी अवेलेबल हो जाती है, तो आप बाईपेप मशीन भी घर पे रख सकते हैं। मगर हाँ, उसमें एक है कि एक टेक्निकल पर्सन का आपको सपोर्ट चाहिए और किसी न किसी फिजिशियन के आप हमेशा कांटेक्ट में रहो, तब आप घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हो। सर अगला सवाल ये रहेगा कि हम लोग ने देखा कि जून जुलाई के बाद कोविड खत्म हो गई, फिर लॉकडाउन खोल दिया गया, फिर भी लॉकडाउन फिर से कोविड फैलने लगा। तो क्या एक मंथ के हिसाब से या सीजन के अनुसार कोविड आता है? ये सवाल बहुत नहीं, उठाए जाएंगे। नहीं चार ऐसा महीना तो नहीं कोविड आता है, देखिए। फिर चला जाता है। नहीं देखिए, ये बात देखिए, ये सीजनल तो नहीं इसको बोलेंगे, बट हाँ, जैसे सर्दी खांसी का सीजन जब सीजनल चेंज होता है, जब बॉडी का इम्यून सप्रेस होता है, कोई भी जब सीजनल चेंज होता है, तो आप आज नहीं, कोविड के वक्त में नहीं, आप पुराने टाइम से देख रहे होंगे कि जब भी कोई सीजन फ्यूज होता है तो लोगों को वायरल डिजीज बहुत होती है। तो जब जी। सीजन एक दूसरे में फ्यूज होता है तो उस समय क्या होता है कि बॉडी का डिफेंस थोड़ा कमजोर पड़ता है, तो कोई भी वायरल अटैक करता है। और अगर कोरोना वायरस अगर हमारे देश में आ चुका है तो वो हमारे इन्वायरमेंट में है, ऐसा नहीं कि वो खत्म हो गया इन्वायरमेंट से। तो जैसे कि मान लिया जून जुलाई आते आते लोगों में अवेयरनेस फैल गई, लोग अब मास्क लगाने लगे, दूरी बनाने लगे, जून आते आते, तो क्या हुआ कि वो उसका चैन टूट गया, वो रुक गया। फिर क्या हुआ कि फिर लोग वैसे ही इंडल्ज हो गए अपने नॉर्मल काम में, बिना वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि फिर से अक्टूबर नवंबर आते आते वो सीजन फ्यूज होता है और उस समय फिर से कुछ लोगों को संक्रमण हुआ और फिर से वो चैन स्टार्ट हो गया, क्योंकि वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं था, लोग अपना लापरवाही बरतना शुरू कर चुके थे। तो इस कारण से फिर से वो एक बार आउटब्रेक हो गया, यही इसमें तो है। अगर मेडिकल टर्म में देखा जाए तो बरसात की ऋतु में हमेशा बीमारियां तेजी से बढ़ती हैं, और फिर से ये अभी बोला जा रहा है कि कोविड खत्म हो गया, लेकिन अभी कुछ दिन में ही नहीं, वर्षा आने वाली है। बरसात, बस देखिए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, बरसात में बढ़ती है इसलिए क्योंकि हम लोग जो रह रहे हैं वो ट्रॉपिकल रीजन में रह रहे हैं, और ट्रॉपिकल रीजन में बरसात के समय पानी जमना, मच्छर का पनपना, ज्यादातर बीमारियां मच्छर से जनित होती हैं, या फिर कुछ ऐसी बीमारियां जो कि जनित रहती हैं, ये सब इसलिए ट्रॉपिकल रीजन में रहने के कारण यह बोला जाता है कि बरसात में यहाँ पर बीमारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, कालाजार हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, समझे। तो ये सब इसलिए होता है, और उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि हर जगह गंदगी फैल जाती है, तो इसलिए बोला जाता है। मगर देखिए कि आप कोविड केस में देखिएगा कि अभी जून जुलाई होने जा रहा है, बरसात आने वाली है, और यहाँ पे कोविड रिड्यूस हो रहा है। क्यों? ये सिर्फ एक कारण से हो रहा है, वो हमारे सजगता के कारण से। हम मास्क यूज करने लगे, हम सैनिटाइजेशन यूज करने लगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने लगे, हम गंदगी साफ करने लगे, हम कहीं पे पानी नहीं जमा रहने देते हैं। तो ये इसलिए हर साल घटता है। कोविड में ऐसा नहीं बोला जा सकता कि कोविड बरसात में कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हम पिछले साल भी यही हुआ था, इस साल भी यही हुआ कि हम जून में जाते जाते मई जून में सजग होते हैं, इसलिए हर बार ये घटता है। इस कोविड पेंडेमिक में डॉक्टरों पर इसका क्या असर हुआ है, पेंडेमिक का? डॉक्टरों पे तो असर देख ही रहे हैं, इतने सारे डॉक्टरों की मृत्यु हो गई। कल भी पता चला हमारे एक सीनियर थे रिम्स में, रेडियोलॉजी विभाग में थे, उनका निधन हो गया कोविड के कारण। तो ये देखिए एक बात बताते हैं कि डॉक्टरों पे असर, सबसे बड़ी बात क्या है कि साइकोलॉजिकल असर बहुत पड़ा है कोविड में। साइकोलॉजिकल असर ये पड़ा है कि डॉक्टर दिन रात लगे रहे पूरे कोविड में। मैं खुद कोविड में ड्यूटी किया पिछले साल, इस साल भी किया। हमारी इमरजेंसी ड्यूटियां लगाई गई, तो हम सब ओवर टाइम हमारी ड्यूटियां हुई, हम ओवर टाइम ड्यूटियां कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों से जैसा चल रहा है देश में, तो वो एक रिटर्न अच्छा नहीं अभी मिला है, जिसके कारण एक साइकोलॉजिकल मतलब बैड इफेक्ट पड़ा है लास्ट में। बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डॉक्टर्स अपने काम में जो भी है ये सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, जिनको काम करना होता है वे सब बातें नहीं ध्यान देते हैं, जो भी आसपास में बातें होती हैं वो काम कर रहे हैं। और इफेक्ट यही पड़ रहा है कि डॉक्टर
कुछ हद तक मतलब परेशान भी हुए, क्योंकि बहुत सारा मतलब प्रेशर था इन पे, पेशेंट प्रेशर था, मतलब व्यवस्था नहीं होने का प्रेशर था, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, इन सब कमी की का भी प्रेशर था। पर फिर भी हम आज इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं और कमियां दूर हो गई, और फिर भी हम आज लड़के इस माहौल, इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि आज पूरे देश में देखिए कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स की संख्या घट रही है लगातार। तो यही बोला जाएगा कि हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल मतलब था, हमारे लिए एक प्रेशर का पॉइंट, बट अब हमें अच्छा भी लग रहा है। क्या सरकार ने, अगर कोविड कोई डॉक्टरों को होता है तो क्या सरकार ने कुछ बेडों की रिजर्वेशन दिया था क्या डॉक्टरों को? देखिए, ये चीज हर जगह तो नहीं थी, बट ये बोलूंगा कि कुछ कुछ जगह पे था, जैसे एमपी वगैरह में नहीं था, जिसके कारण आप अभी सुन रहे होंगे न्यूज में कि इतने सारे जूनियर डॉक्टरों ने अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर स्ट्राइक, दिया। हाँ, उनके स्ट्राइक भी हुआ उनके था कई जगह। हाँ, उनके वन ऑफ द डिमांड में ये भी था कि दोज मेडिको हु आर वर्किंग इन हॉस्पिटल, वर्किंग इन कोविड हॉस्पिटल, कोविड वार्ड, दे मस्ट हैव सम बेड रिजर्व फॉर देयर रिलेटिव्स। उनके रिलेटिव्स के लिए भी बेड रिजर्व होना चाहिए। तो ये हमारे, जहाँ तक मैं अपने कॉलेज की बात बताऊंगा, तो हमारे कॉलेज में तो है, था कि रिजर्व था, हमारे कॉलेज में मेडिकोज के लिए रिजर्व था। चलिए लाइव सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। सर को भी दिक्कत का सामना करना पड़ा है आप तो। सर को सर आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग आपको भी झकास, धन्यवाद। जी जी धन्यवाद सर। धन्यवाद। जो लोग भी झकास भारत को देख रहे थे, इस पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। धन्यवाद।